एक पार्टी जिसने खुद को तोड़ लिया, तृणमूल कांग्रेस में दरअसल वो विभाजन हुआ जिसको एक बगावत नहीं कहा जा सकता। दरअसल ममता बनर्जी के सामने उनकी ही राजनीतिक रणनीति का इस्तेमाल होने की पूरी कहानी। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। वो अपने साथ विधायकों को ले गई और वही विधायक पार्टी का डर खड़ा किया उन्होंने एक समानांतर पार्टी इस रूप में खड़ी की जिसने उन्हें बंगाल की सत्ता को उनके नाम तक पहुंचाया। 2026 में लेकिन क्या हुआ, उनके अपने 65 विधायक उनके खिलाफ वैसे ही खड़े हो गए जैसे वो खुद कांग्रेस के खिलाफ। उन्होंने लगभग वही किया जो कभी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ किया था। ये कहानी विस्तार से आज हम आपको बताएंगे कैसे बंगाल में ममता बनर्जी का गेम ओवर हुआ है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। आज की स्थिति में अगर आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 80 में से 65 विधायक विद्रोही गुट के साथ, 28 में से 20 लोकसभा के सांसद पहले ही एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो चुके हैं। ये वही पार्टी है जिसके पास पहले न कोई सांसद था और न कोई विधायक और जिसे चुनाव में भी नोटा से कम वोट। टीएमसी के बैंक खातों में मौजूद 440 करोड़ रुपए पहले ही फ्रीज कर दिए। दो अध्यक्ष आमने सामने हैं और एक तरफ खुद ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ अरूप राय को सामने खड़ा कर दिया। एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है और अब तय करना है चुनाव आयोग को कि असली चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा। इसी बीच कुछ ही घंटे पहले ममता बनर्जी ने 8 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया। इसमें फिरहाद हकीम, अरूप रॉय जैसे नाम शामिल। उनका आरोप है कि इन नेताओं ने कल हुई विद्रोही बैठक में हिस्सा लिया और तृणमूल कांग्रेस का विभाजन दरअसल 2022 में शिवसेना के विभाजन की याद दिलाता है, जो भारतीय क्षेत्रीय राजनीति का एक बड़ा राजनीतिक संकट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। वो दोहराया जा रहा है कहां? पश्चिम बंगाल। और आज हम इसे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें। आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि हम यहां तक पहुंचे क्यों, क्योंकि घटनाओं का क्रम बहुत मायने रखता है। मई 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए। तृणमूल कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता खो देती है और फिर ममता के धुर विरोधी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार, वो मुख्यमंत्री बनते हैं और यहीं से पूरे घटनाक्रम की दरअसल शुरुआत होती है। नतीजे के कुछ ही दिनों बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है कि कौन बंगाल हारा। क्या ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदार थी या अभिषेक बनर्जी को जिम्मेवारी देनी चाहिए? क्या संगठनात्मक विफलता थी या फिर सत्ता विरोधी लहर? 2011 से बंगाल प्रशासन करने वाली पार्टी अब विपक्ष में बैठी और सत्ता के सहारे जो दरारें छिपी हुई थी वे खुलकर दरअसल सामने आने लगी और जून के पहले सप्ताह में जो कुछ हुआ वो अब धीरे धीरे इतिहास बनता है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई थी। ममता बनर्जी चाहती थी कि उनका कोई करीबी नेता विपक्ष का नेता, लेकिन विधायक उनकी पसंद को खारिज कर देते हैं और इसके बजाय बहुमत दरअसल ऋतव्रत बनर्जी का समर्थन करते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से ऋतव्रत लगातार पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे थे। उन्हें पश्चिम बंगाल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना जाता। दरअसल ये पहला खुला विद्रोह। अब बात 14 जून की। 20 लोकसभा के सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक बैठक में बीजेपी सांसद विप्लव देव भी रहते हैं जो त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री। इसके बाद ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपते हैं और उसमें एक अलग पार्टी में उनके विलय की बात है। जैसा कि मैंने आपको कहा, पत्र में लिखा था हम एनसीपीआई में विलय कर रहे हैं और एनडीए का समर्थन करते हैं, इसलिए हमको बैठने का भी अलग इंतजाम कीजिए। 28 में से 20 लोकसभा के सांसद इसमें एक ही रात में पार्टी से बाहर हो गए वो और एक नया धड़ा बना। 19 जून को क्या हुआ? टीएमसी के पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास बैंक को पत्र लिखते हैं। वो नेतृत्व विवाद का हवाला देते हैं और पार्टी खातों को फ्रीज करने की मांग करते हैं। इसी बीच 10 विद्रोही विधायक धन के स्रोत की जांच की मांग करते हुए पुलिस कंप्लेन दर्ज करते हैं। 3 खातों में मौजूद 440 करोड़ रुपए पर डेबिट फ्रीज लगा दिया जाता है। यहीं से जो तृणमूल का विवाद था वो और भी गहरा था। अब 22 जून 2026 की बात करते हैं। 22 जून 2026 यानी कल की तारीख। विद्रोही गुट न्यू टाउन में एक 5 स्टार होटल में बैठक में 60 विधायक होते हैं। कोलकाता, हावड़ा और मुर्शिदाबाद के पार्षद भी होते हैं और सभी वहां मौजूद होते हैं इस बैठक के अंदर। और बैठक में 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति बनाई जाती है। अरूप रॉय को उस संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता है। दरअसल इसे ही वो असली तृणमूल कांग्रेस बनाते हैं। अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से निलंबित कर दिया जाता है और बैठक स्थल पर ममता बनर्जी की तस्वीरें नहीं दिखाई देती हैं, उनको हटा। अब तृणमूल का नाम और उनके चुनाव चिन्ह को लेकर के बात होती है। दरअसल 23 जून यानी आज की तारीख में ममता बनर्जी एक जवाबी कार्रवाई करती है।
वो फिरहाद हकीम, अरूप रॉय, जावेद खान, रतिन घोष, सबीना यास्मीन और 3 अन्य नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया। ये उनका पलटवार माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब 80 में से 60-65 विधायक दूसरी तरफ खड़े हों तो निष्कासन का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है, या ये किस तरह एग्जिस्ट करता है। हालांकि लोग कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में पार्टी कैडर जो है वो संविधान में ज्यादा महत्व रखता है लेजिस्लेचर्स की तुलना। अब सवाल यह है कि इस पूरे विद्रोह के पीछे कौन सा व्यक्ति है, क्योंकि ऋतुपर्त बनर्जी कोई सामान्य बागी नेता नहीं है। वो पार्टी में एक मजबूत स्थान रखते हैं, उनका राजनीतिक सफर भी काफी अलग है। उनकी शुरुआत सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से रही और बाद में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन था। उन्हें तृणमूल में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ही लेकर के आए और बाद में पार्टी ने उनको राज्यसभा भी भेजा और फिर वो विधानसभा का चुनाव भी किस तरीके से जीते आपको पता है। और अब वो तृणमूल के हार के बाद एक महत्वपूर्ण लीडर के तौर पर सामने उभर करके आए हैं, खासतौर पर बागी। जब विधायकों को प्रतिपक्ष का नेता चुनना था तब उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो न ममता बनर्जी हो न अभिषेक बनर्जी हो। तब उनकी पसंद ऋतुपर्त बनर्जी। बहुसंख्यक टीएमसी विधायकों के समर्थन से उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना और कल ही हुई बैठक में उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछली राष्ट्रीय कार्य समिति फरवरी 2022 में बनी थी, तब से उनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद उसका पुनर्गठन नहीं किया गया, इसलिए वो लोग उसका पुनर्गठन कर रहे हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद संगठनात्मक ढांचे का नवीकरण नहीं किया गया, इसलिए पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक हो गया था। इसलिए पूरा विद्रोही गुट अपनी वैधता आधारित कर रहा है और दूसरे शब्दों में यूं कहें तो ये लोग अब दावा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी तरीके से टीएमसी पर अपना कब्जा दिखा रहे हैं। उनका दावा है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है। बागी गुट का कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने अपनी ही संगठनात्मक संरचना को समाप्त होने दिया है और अब वे उसी पार्टी का पुनर्गठन करते हैं। यही उनकी कानूनी एक तरीके से चाल है, उसको कानूनी तर्क के रूप में वो कह रहे हैं। उनका कि वो नया तर्क नहीं है, ठीक वही तर्क जो 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विभाजन के दौरान रखा था, ठीक यही तर्क अजीत पवार ने एनसीपी के विभाजन के समय रखा था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, दरअसल असली पार्टी कौन है, असली तृणमूल कांग्रेस कौन है? वो व्यक्ति जिसने पार्टी की स्थापना की या फिर वो व्यक्ति जो आज बहुमत के माध्यम से पार्टी का वास्तविक स्वरूप बनाता है, पार्टी का वास्तविक नेतृत्व करता है? यही वो सवाल है जो दरअसल तृणमूल कांग्रेस के भविष्य का फैसला भी करता है। अब मैं आपके सामने पूरी तस्वीर रखना चाहता हूं, क्योंकि उस समय तृणमूल कांग्रेस 3 अलग अलग गुटों में बढ़ चुकी थी। पहला गुट ममता बनर्जी के वफादारों का गुट था। इस गुट में खुद ममता बनर्जी थी, अभिषेक बनर्जी थे, कुणाल घोष जैसे नेता थे, जिन्होंने कल हुई विद्रोही बैठक को एक कॉमेडी शो बताया। उनका कहना है कि तृणमूल का मतलब सिर्फ ममता बनर्जी। इस गुट के पास कितने विधायक हैं इसकी कोई गिनती का मतलब नहीं। दरअसल ममता बनर्जी के पास 80 में से केवल अब तक 15 विधायकों का ही समर्थन। दूसरा गुट क्या है? विद्रोही गुट, जो खुद को असली तृणमूल कांग्रेस कहता है। इस गुट का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऋतुपर्त बनर्जी। अरुण राय को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रतिन घोष और सबीना यास्मीन को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया। ऋतुपर्त बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखरुज्जमाल अंसारी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस गुट के पास कितने विधायक हैं? ये भी बड़ा सवाल है। दावों के अनुसार 80 में से 65 विधायकों का उनको समर्थन है। इसके अलावा कोलकाता नगर निगम और कई जिलों के पार्षदों का समर्थन भी उनके साथ है, ऐसा बताया जा रहा है। अब एक तीसरा गुट भी है, हालांकि तीसरा गुट औपचारिक तौर पर एनसीपीआई में शामिल हो चुके सांसदों का गुट। वो 20 लोकसभा के सांसद जिन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का दावा किया, एनडीए को समर्थन करने की घोषणा भी की थी। तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह गुट अब टीएमसी का हिस्सा नहीं है। इन नेताओं ने दरअसल अलग पार्टी बनाने के बजाय एक ऐसी पार्टी में विलय का रास्ता चुना जिसके पास पहले से कोई सांसद नहीं, न कोई विधायक था, जिसके चुनावी प्रदर्शन की चर्चा शायद ही कभी राष्ट्रीय राजनीति में हुई हो और या कभी होने वाली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं पैसों की, पार्टी फंड की, क्योंकि राजनीति में संख्या और संसाधन दोनों मायने। टीएमसी के बैंक खातों में कुल मिलाकर 500 से 600 करोड़ रुपए होने के अनुमान लगे। इनमें से 440 करोड़ रुपए 3 बैंक खातों में मौजूद थे और इन खातों पर फिलहाल फ्रीज लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि 10 विद्रोही विधायकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद स्थानीय प्रशासन ने यानी कोलकाता पुलिस ने यह कार्रवाई की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन फंड्स के स्रोतों की जांच होनी चाहिए। नतीजा, ममता बनर्जी के खेमे का इन पैसों पर सीधा नियंत्रण समाप्त हो गया। अब एक बार फिर आंकड़े देखिए, 65 विधायक विद्रोहियों के साथ, 20 सांसद एनसीपीआई में विलय का दावा कर चुके हैं और 440 करोड़ रुपए फ्रीज हो चुके हैं।
तो फिर ममता बनर्जी के पास बचता क्या है? लगभग उनके वही 15 विधायक और करीब 8 सांसद, और फिलहाल पार्टी का चुनाव चिन्ह जो कम से कम अभी तक तो उनके पास है। तो आइए बिल्कुल साफ तौर पर समझते हैं कि यहां वास्तव में क्या हुआ। ये कोई साधारण पार्टी विभाजन नहीं है, एक 3 तरफा दरअसल ये पॉलिटिकल ब्रेक है। हर गुट का लक्ष्य अलग। पहला गुट ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी इस पार्टी के संस्थापक हैं। 1998 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाई है। 2011 में बंगाल की सत्ता हासिल की। 15 साल तक उसे बचाए बनाए रखा और केंद्र की सत्ता में भी उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। बाद में उनके सांसद बड़ी संख्या में जीत करके पहुंचे, लेकिन अब सिर्फ एक चुनावी हार के बाद उनके अपने पार्टी के विधायक उनके हाथ से निकल करके बागी हो चुके और वो खुद उनकी बनाई हुई पार्टी पर अपना कब्जा बता रहे हैं। ममता बनर्जी की रणनीति दरअसल क्या है, ये भी जानते हैं। विद्रोहियों को निष्कासित करना, खुद को संस्थापक के रूप में वैधता को केंद्र में लाना और चुनाव आयोग के सामने जाना, यह दावा करना कि तृणमूल कांग्रेस वही है जिसका नेतृत्व खुद मैं यानी ममता बनर्जी करती हूं। दूसरा गुट कौन सा? दूसरा गुट है ऋतुव्रत बनर्जी का, विद्रोही नेताओं का। इनका लक्ष्य कोई नई पार्टी बनाना नहीं, इनका दावा असली तृणमूल कांग्रेस खुद को साबित कर। उनका कानूनी तर्क है कि राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लिहाजा उन्होंने एक तरीके से नई कार्यकारिणी बना दी। ममता बनर्जी ने उसका पुनर्गठन नहीं किया। उनके पास बहुमत है, उनके पास 65 विधायक। उन्होंने पार्टी की संरचना का पुनर्गठन किया है, इसलिए पार्टी का अधिकार उनका होना चाहिए। उनकी रणनीति भी स्पष्ट है, चुनाव आयोग के पास जाना, बहुमत का दावा करना, पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना अधिकार जताना, ये पूरी प्रक्रिया को कानूनी तौर पर लड़ने जा रही है। अब तीसरा गुट एनसीपीआई में शामिल हो चुके उन 20 सांसदों का है। इन सांसदों ने पहले ही अलग रास्ता चुन लिया, इसलिए उनको टीएमसी का नाम नहीं चाहिए। उन्हें टीएमसी का चुनाव चिन्ह भी नहीं चाहिए, इसलिए एनडीए के साथ राजनीतिक भविष्य उनको बनाना है। वे सत्ता के समीकरणों का हिस्सा बनना चाहते हैं और संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत अयोग्यता से सुरक्षा पाना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने पहले ही अलग होकर के एक नई राजनीतिक पार्टी में विलय कर। तो तस्वीर साफ, 3 अलग अलग गुट है, 3 अलग अलग रणनीतियां हैं, 3 अलग अलग राजनीतिक लक्ष्य हैं, लेकिन पार्टी का नाम एक है, राजनीतिक चुनाव चिन्ह एक है, और अब फैसला भी एक ही संस्था को करना। वो संस्था कौन सी है? चुनाव आयोग। यही वो लड़ाई है जो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति की एक नई राजनीतिक दिशा है। अभी फैसला भारत के निर्वाचन आयोग को करना है कि असली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कौन है। और आपने शिवसेना का मामला भी देखा ही होगा, आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मामला भी देखा होगा, तो आपको अंदाजा होगा कि आगे क्या क्या हो सकता है। 2022 में जब शिवसेना का विभाजन हुआ तो आखिरकार चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना का एक तरीके से उनके गुट को मान्यता दी। उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम मिल गया, शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट। और फिर 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी का भी विभाजन। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जबकि शरद पवार गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार का नाम दिया गया और उनको नया चुनाव चिन्ह भी अपने साथ लेना पड़ा। दोनों मामलों में एक बात समान है, जिस गुट के पास अधिक विधायक और जनप्रतिनिधि थे उसे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। और अब यही सिद्धांत टीएमसी पर अगर लागू करें तो ममता बनर्जी के पास केवल 15 विधायक हैं और 8 सांसद, जबकि विद्रोही गुट के पास 65 विधायक। अगर चुनाव आयोग वही रुख अपनाता है जो उसने शिवसेना और एनसीपी के मामले में अपनाया, तो फिर टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह विद्रोही गुट को मिल सकता है। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग का क्या स्टैंड होगा, ये जरूर देखना। ममता बनर्जी के गुट को किसी नए नाम से पहचान मिल सकती है अगर यही ट्रेंड रहा। तो वैसे ही कुछ जैसे शिवसेना यूबीटी या एनसीपी शरद चंद्र पवार जैसे मामलों में होता है। यहां पूरी कहानी में एक पॉलिटिकल ट्विस्ट भी है। जिस नेता ने पार्टी बनाई, क्या वही नेता पार्टी खो देगा? कल कुणाल घोष ने कहा कि टीएमसी का मतलब ही ममता बनर्जी, और यह पूरी बैठक एक कॉमेडी शो है, जो बैठक विद्रोही दल ने की, विद्रोही गुटों ने की। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। शिवसेना बाल ठाकरे ने बनाई थी, फिर भी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को मिल गया। एनसीपी शरद पवार ने बनाई, फिर भी चुनाव चिन्ह और पार्टी उनके भतीजे अजीत पवार गुट को मिला। यानी अब तक राजनीतिक रिकॉर्ड यही बताता है कि संस्थापक होना हमेशा पर्याप्त नहीं, आंकड़े ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे विवाद का केंद्र अब एक सवाल में उलझ गया है। सवाल क्या है? क्या चुनाव आयोग बहुमत को प्राथमिकता देगा या संस्थापक नेतृत्व को प्राथमिकता देने की एक नई विधा जो है वो शुरू है? अगर पिछले उदाहरण का पैटर्न दोहराया गया तो परिणाम ममता बनर्जी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और अगर फैसला अलग हुआ तो भारतीय राजनीति में एक नया उदाहरण स्थापित हो सकता है। तो आगे क्या होने वाला है? इस कहानी में 3 बड़े मैदान हैं और तीनों पर लड़ाई एक साथ होने वाली है। पहला है चुनाव आयोग। दोनों गुट
चुनाव आयोग के दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे। दोनों दावा करेंगे कि असली तृणमूल वही है। चुनाव आयोग दरअसल पार्टी के संविधान का अध्ययन करेगा, संगठनात्मक चुनाव को देखेगा, विधायकों और सांसदों के समर्थन का आकलन करेगा और ये जांच करेगा कि पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है। शिवसेना और एनसीपी के मामलों में जो रुझान देखने को मिला था, उसे देखते हुए बहुमत वाले गुट को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे सकती और इस समय यह स्थिति विद्रोही गुट के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। लेकिन सिर्फ ये पहला मोर्चा, दूसरा मोर्चा अदालत का है। अगर चुनाव आयोग का फैसला ममता बनर्जी के खिलाफ जाता है तो लगभग तय माना जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और यहीं पर कानूनी लड़ाई शुरू होगी, जो कितनी भी लंबी जा सकती है। शिवसेना मामले में आए सुभाष देसाई फैसले का हवाला दिया जा सकता है। उस फैसले में कहा गया कि राजनीतिक पार्टी और विधायक दल दो अलग अलग इकाई है। ममता बनर्जी का तर्क हो सकता है, मैं राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हूं, विद्रोही केवल विधायक दल का हिस्सा है। वे मेरी सहमति के बिना पूरी पार्टी का पुनर्गठन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ विद्रोही गुट का तर्क है कि राष्ट्रीय कार्यसमिति का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो गया, उसका पुनर्गठन नहीं किया गया, उनके पास बहुमत है और उन्होंने पार्टी के संविधान के अनुसार संगठन का पुनर्गठन किया। यानी कानूनी लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं होगी, ये पार्टी के संविधान, संगठनात्मक वैधता और अधिकारों की दरअसल एक गहरी लड़ाई होगी और अंततः अदालत को तय करना पड़ सकता है कि दोनों पक्षों में संविधान से मजबूती दावा किसका। अब तीसरा मैदान विधानसभा का। इस समय पश्चिम बंगाल विधानसभा में 65 विधायक ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष के रूप में बैठे, जबकि लगभग 15 विधायक ममता बनर्जी के गुट के साथ। अब अगर चुनाव आयोग पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह विद्रोही गुट को दे देता है तो विधानसभा के भीतर ममता बनर्जी का राजनीतिक प्रभाव गंभीर रूप से कमजोर होगा और यही वो पूरी कहानी, दरअसल उस पूरी कहानी की सबसे गहरी विडंबना सामने। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई, उसका नाम तृणमूल। उनका आरोप था कि कांग्रेस एक परिवार केंद्रित संगठन बन गई और यह जनता से धीरे धीरे कट गई। लेकिन अब 2026 में उनके अपने 65 विधायक लगभग वही आरोप उनके खिलाफ। यानी जिस पार्टी का जन्म एक विभाजन से हुआ, आज वो एक नए विभाजन के साथ टूट के कगार पर खड़ी है और यही पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास। तृणमूल कांग्रेस का विभाजन 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्रीय राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट दिखाई पड़ा। 80 में से 65 विधायक विद्रोही गुट के साथ बताए जाए। 28 में से 20 लोकसभा के सांसद एनसीपीआई में विलय का दावा कर चुके और 440 करोड़ रुपए बैंक में फ्रीज। यानी पार्टी के दो अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी और दूसरी तरफ अरूप रॉय। 8 वरिष्ठ नेताओं को आज ही ममता बनर्जी ने पार्टी से निष्कासित कर। इसमें फिरहाद हकीम जैसे नेता भी शामिल हैं, जो वर्षों तक ममता बनर्जी के बेहद करीबी सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। अब अंतिम फैसला उस संस्था के हाथ में है जो तय करेगी कि तृणमूल कांग्रेस का दरअसल असली वारिस कौन, पार्टी का नाम किसको मिलेगा और चुनाव चिन्ह पर किसकी मुहर होगी। उस राजनीतिक पहचान पर अधिकार किसका होगा जिसे ममता बनर्जी ने 1998 में खड़ा किया था। अब तक के राजनीतिक उदाहरण क्या कहते हैं, इस पर भी नजर डालना होगा। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को मिला, एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट को मिला और दोनों मामलों में बहुमत निर्णायक साबित हुआ। अगर वही पैटर्न यहां भी दोहराया जाता है तो तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह विद्रोही गुट को मिल सकता है और तब भारतीय राजनीति एक ऐसा दृश्य देख सकती है जिसकी कुछ वर्ष पहले शायद किसी ने कल्पना भी ना की। एक ऐसी नेता जिसने 1998 में शून्य से अपनी पार्टी बनाई, जिसने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को चुनौती दी, जिसने बंगाल में वाम दलों की राजनीति को बदल दिया, वहां सत्ता हासिल की। वही नेता अपनी पार्टी पर अपना नियंत्रण खो सकता है। मैंने इस कहानी की शुरुआत में एक विडंबना का जिक्र किया था, अंत भी उसी विडंबना के साथ करूं। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने एक विभाजन के जरिए अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित की। 28 साल बाद अगर यही घटनाक्रम इसी दिशा में आगे बढ़ता है तो वही पार्टी उनके हाथ से उसी तरीके से यानी विभाजन से निकल सकती है। जिस पार्टी का जन्म विभाजन से हुआ, आज अंत भी विभाजन के कारण हो सकता है। पार्टी विभाजन की दरअसल परीक्षा से गुजर, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चुनाव आयोग का भी फैसला करना बाकी है, अदालतों में संभावित कानूनी लड़ाई भी बाकी है और बंगाल की राजनीति का दरअसल अगला अध्याय अभी लिखा जाना भी बाकी है। जब भी अगला बड़ा फैसला सामने आएगा हम उसे विस्तार से अपने दर्शकों के सामने लाएंगे। तब तक के लिए एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, क्या ये ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का फुल स्टॉप है या फिर वो एक बार फिर वापसी करेंगी जैसे वो पहले कर चुकी है, अपने विरोधियों को चौंका भी देंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने राज्य का नाम भी जरूर बताइए। आपके अनुसार तृणमूल कांग्रेस का असली वारिस कौन होना चाहिए? नमस्कार।
है।